Now, in this lecture, we are going to discuss about the reasons for selecting a sample. Right. In previous lecture, we have discussed about the introduction part of sampling and census and some limitations and some merits of census, right? And we have seen some definitions like what sample unit or sampling unit, what sample size, what sample frame or sampling frame, different types of population as well. So today we have the topic reasons reasons for selecting a sample. Okay, what are these reasons we are selecting a sample from a population? So see, the first reason would be when the complete enumeration is not possible, we proceed to sample. कि जब हमारे पास कंप्लीट एनुमरेशन पॉसिबल नहीं होता है, मतलब सेंसस जहाँ पे हम नहीं कर सकते, तो वहाँ पे क्या होगा, किसका यूज आएगा, सैंपल का यूज आएगा. दिस इज द वन रीजन कि कंप्लीट enumeration are practically impossible when the population is infinite. कि जब हमारे पास इन्फिनाइट पॉपुलेशन होती है तब हम सेंसस नहीं कर सकते, तब हम किसका यूज करेंगे, सैंपल का यूज करेंगे. देन रीजन नंबर टू बेसिकली, जब हमारे पास एक गिवन इंटरवल, इवन गिवन शॉर्ट इंटरवल या गिवन शॉर्ट टाइम गिवन होगा, मतलब ऑन ए गिवन इंटरवल व्हेन वी नीड द रिजल्ट्स, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए हमें किसका चाहिए, रिजल्ट्स की नीड चाहिए, तब हम किसका यूज़ करेंगे, सैंपल का. क्योंकि आपको पता है कि जो सेंसस है वो टाइम कंज्यूमिंग है और लेबर कंज्यूमिंग है, मतलब मोर लेबर मोर टाइम मोर एनर्जी मोर मनी चाहिए. ठीक है, तो हम शॉर्ट टाइम के लिए सैंपल को प्रेफर करेंगे, मतलब सैम्पलिंग को प्रेफर करेंगे. ठीक है. नंबर 3, when the area of survey is wide, when the area of survey is wide, कि जहाँ पे हमें मतलब सर्वे के लिए जो हमारे पास बहुत सारा डेटा होगा, मतलब वाइड मतलब यहाँ पे उसी का यही मतलब है. ठीक है. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट व्हेन द आइटम्स आर डिस्ट्रैक्टेड या डिस्ट्रॉय, तब हम सेंसस नहीं कर सकते हैं, तब हम किसका यूज करेंगे, सैम्पलिंग का यूज करेंगे. व्हेन द आइटम्स आर destroyed, when the items are destroyed under investigation. ठीक है, तब हम किसका यूज करेंगे, सैंपल का यूज करेंगे. when time, money and trained persons are limited. See, remember, when time, money and trained persons are limited, then we use the sample, and census is not done in लिमिटेड टाइम और लिमिटेड मनी, क्योंकि सेंसस के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए, जो हमारे पास लेबर है उनके खाने का इंतज़ाम, उनका ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम, उनका रहने का इंतज़ाम, क्योंकि थोड़ी ना कोई फॉर एग्जांपल ऑफिस कहाँ पे, दिल्ली में, अब इसको दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर जाना है सेंसस के लिए, क्योंकि हर दिन अप डाउन अगर करेगा भी तो उसमें भी पैसे जाएगा, अब वहाँ रहेगा वहाँ उसमें भी पैसे जाएंगे, तो मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं सेंसस में. ठीक है. नाउ अब सेंसस के कुछ प्रिंसिपल स्टेप्स है कि हम सेंसस कैसे करेंगे, कैसे इसको अप्रोच करेंगे. ठीक है, सेंसस को हम कैसे अप्रोच करेंगे.
वेट अ मिनट। See, now principal steps in a sample survey. Number one, what's the objective of the sample survey? तो सी, इसी फर्स्ट जो हमारे पास प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल में हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ द सैंपल सर्वे कि हम हमारा मोटिव क्या है सर्वे करने का, वो हमें पता होना चाहिए, वो हमारे दिमाग में एक क्लियर कट होना चाहिए कि हमारा सर्वे का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम कैसे रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, हमारे पास कितना मनी अवेलेबल है एंड कितना मैन पावर है, उसी हिसाब से हम अपनी जो सर्वे है उसको स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट वी नीड टू हैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सैंपल सर्वे, राइट. सो यहाँ से हम लिखेंगे कि इस फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि हमें पता होगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब हमारा मोटिव क्या है, मोटिव ऑफ सैंपल सर्वे, मोटिव ऑफ सैंपल सर्वे, ठीक है. एंड इसी में अगर मैं लिखूंगा दिस इज द फर्स्ट स्टेप, this is the first step that define our objective, that define our objective in दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम डिफाइन करते हैं, that define our objective in clear and concrete terms. ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है सैंपल सर्वे का, इसमें हम यही देखते हैं कि हमारा जो सर्वे करने का मोटिव क्या है, ठीक है. और हमें इस पे भी गौर करना है कि हमारे पास मनी कितना है, टाइम कितना है, मैन पावर कितना है, ठीक है. ठीक है, मतलब जो हमारे पास ये तीन चीज़ें हैं इनको हम कैसे यूज़ करेंगे, हम जो हमारे पास अवेलेबल ये तीन चीज़ें हैं इनको हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है. नंबर टू स्टेप इज माई डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ defining the population to be sampled. इस स्टेप का मतलब सिंपल वेज में हम समझते हैं कि हमें किस सैंपल पे काम करना है, हमें वही सैंपल यूज करना है जो हमने डिफाइन किया होगा. लेट्स सपोज मैंने एग्रीकल्चर लैंड लिया, ये पूरा एक एग्रीकल्चर एरिया है. लेट्स सपोज मेरा सैंपल इतना है, मुझे इस पे काम करना है, ठीक है. मैंने इसके बजाय ये तो अगर मैं मान लूँ ये फर्टिलाइजर लैंड है, फर्टिलाइजर लैंड को छोड़ के मैं बंजर लैंड ले रहा हूँ, वहाँ से तो हमें सैंपल तो वो तो यूजलेस हमारे पास डेटा होगा, वहाँ से हम क्या करेंगे, बंजर लैंड में हम क्या करेंगे, हमें तो नहीं पता चलेगा कि यील्ड ऑफ क्रॉप कितना है एक ईयर का, ठीक है. पहले ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ किसी एजेंसी ने आपको बोल दिया कि आपको इस एरिया का सैंपल लेना है, ठीक है, सर्वे करना है. अब उन्होंने आपको ये नहीं बोला कि वहाँ पे किस चीज़ का सैंपल लेना है, तो ये तो पहले ही डिफाइन होना चाहिए ना, किस पॉपुलेशन का सैंपल हमें लेना है, ये आपको पहले पता होना चाहिए. मतलब यहाँ पे हम देखेंगे डायरेक्ट टारगेट पॉपुलेशन हमारे पास क्या है, सिंपली टारगेट पॉपुलेशन हमारे पास क्या है, ठीक है. क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास कौन सी पॉपुलेशन है जिस पे हम सैंपल सर्वे करेंगे, जिसका हम सैंपल ले लेंगे, ठीक है.
जिसका हम सैंपल ले लेंगे। लेट सपोज अगर आपने किसी इररिलेवेंट पॉपुलेशन का सैंपल ले लिया, उस पर काम ही नहीं होगा, क्योंकि आपको जो चाहिए उसी पे तो आप काम करोगे ना। आपको चाहिए लंग कैंसर पेशेंट्स, आप ले लोगे ट्यूमर पेशेंट्स, काम तो लंग कैंसर पे करना है, आपने ट्यूमर पेशेंट्स का ले लिया, ये तो गलत है ना। मतलब सिंपली जो आपके पास टारगेट पॉपुलेशन है आप उस पर काम करोगे। देन नंबर 3, फ्रेम एंड सैम्पलिंग यूनिट। फ्रेम एंड सैम्पलिंग यूनिट मतलब जो भी हमारे पास एक सैंपल में यूनिट्स हैं उनको हम फ्रेम करेंगे या एक फ्रेम तैयार करेंगे। लेट सपोज अगर मेरे पास लंग कैंसर पेशेंट्स है, ठीक है, लंग कैंसर पेशेंट्स हैं, मोस्टली लंग कैंसर पेशेंट्स अबव 40 ईयर्स के होते हैं। अब मैंने इसको जो लंग कैंसर पेशेंट्स को इनको ऐसे अरेंज किया, मतलब अगर हम डेटा की बात करेंगे, डेटा ऐसे क्लीन किया कि 40 to 50 ईयर्स एक ग्रुप में आ गए, 50 to 60 ईयर्स एक ग्रुप में आ गए, 60 to 70 एक ग्रुप में आ गए, 70 to 80 एक ग्रुप में आ गए, एज बाकी भी चलता जाएगा। सो इसको हम बोलेंगे एक फ्रेम में एक लिस्ट हमने तैयार किया कि हमने डिफरेंट एज ग्रुप्स का लिस्ट रेडी कर ली, ठीक है। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, एक फ्रेम रेडी करेंगे। और लेट सपोज अगर 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 सेंट्रल में जो जेएसओ होते हैं, एसएसओ होते हैं एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर होते हैं, ठीक है, इनको फील्ड वर्क के लिए भेजा गया, ठीक है, फील्ड वर्क पे ही काम करते हैं और कोई ऑफिस में काम करते हैं। तो अगर इनको किसी एरिया का एक ईयर का सर्वे करना है, किस पे करना है, एग्रीकल्चर पे, इस पे करना है एग्रीकल्चर पे। सी, इनको पहले ये पता होना चाहिए मैप कि किस एरिया पे हमें काम करना है, उसका एक फ्रेम रेडी करेंगे, मैप एक तैयार करेंगे किस एरिया पे हमें काम करना है, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर की बात करेंगे उसमें राइस भी आएगा, वीट भी आएगा, पल्सेस भी आएगा, तो एक्स्ट्रा तो हम क्या करेंगे, लिस्ट रेडी करेंगे कि राइस की प्रोडक्शन कितनी हुई है, वीट की प्रोडक्शन कितनी हुई है, पल्सेस की प्रोडक्शन कितनी हुई है। सर्वे में ये सब हम फ्रेम में सब कुछ करते हैं, ठीक है। और जो आपको पता ही है यूनिट्स, एक पॉपुलेशन की जो सैंपल के यूनिट्स हैं उनको सैम्पलिंग यूनिट्स कहते हैं, और जो पॉपुलेशन के यूनिट्स हैं वो पॉपुलेशन यूनिट्स कहते हैं, ठीक है, ठीक है। जो हम सैंपल ले लेंगे, ये सैंपल क्या करेगा, ये पूरा पॉपुलेशन को कवर करना चाहिए, तब हम मानेंगे कि ये रिप्रेजेंटेटिव है। तो हमारे पास ये फ्रेम पहले से पता होना चाहिए। देखो, पॉपुलेशन डिफाइन होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्रेम पता होने चाहिए, और जो सैम्पलिंग यूनिट्स हम ले रहे हैं वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने चाहिए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। हो गए ये 3 स्टेप्स, ठीक है, हो गए ये 3 स्टेप्स, ठीक है, हो गए ये 3 स्टेप। नंबर 4 स्टेप इज डेटा टू बी कलेक्टेड। डेटा टू बी कलेक्टेड। सी, डेटा जो हम कलेक्ट करेंगे वो रिलेवेंट होने चाहिए, ठीक है, रिलेवेंट डेटा होना चाहिए, ठीक है, जिससे हमें कुछ आउटकम मिल सके। नो एसेंशियल डेटा आर ओमिटेड। जो हमारे पास एसेंशियल डेटा होगा उसको हम ओमिट नहीं कर सकते, उसको हम क्या रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और डेटा टू बी कलेक्टेड में एक पॉइंट आपको याद रखना, कीपिंग इन व्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या मांग रहा है, हमें वही डेटा कलेक्ट करना है। कि हमारे ऑब्जेक्टिव में लंग कैंसर है तो हम लंग कैंसर का डेटा कलेक्ट करेंगे, ब्लड कैंसर है ब्लड कैंसर का डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। AQI का डेटा कलेक्ट करना है, AQI का डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। यील्ड ऑफ क्रॉप का डेटा कलेक्ट करना है, हम वही करेंगे, ठीक है। मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सा डेटा कलेक्ट करना है। इररिलेवेंट डेटा को हम बाहर निकालेंगे जो हमारे काम का नहीं होगा। लेट
लंग कैंसर में कोई आया ब्लड कैंसर वाला, तो उसको हम ओमिट करेंगे, ठीक है। एंड नंबर फिफ्थ पॉइंट इज द क्वेश्चनियर। कि हम ऐसे क्वेश्चंस को जब हम सर्वे करने के लिए जाएंगे, हम ऐसे क्वेश्चंस को रेडी करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस तैयार करेंगे कि हमें उसका रिस्पॉन्ड अच्छे से मिल सके, ठीक है। पहले से पता होना हमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं। जब हम सर्वे करने के लिए जाते हैं, हम डायरेक्टली जाएंगे ना ओनर के पास कि कितना यील्ड ऑफ क्रॉप हुआ, हमारे पास आपके पास डेटा है वो हमें दे दो, ऐसे ऐसे हम उनसे पूछ लेंगे। तो वो क्वेश्चंस हमें रेडी करने हैं जिनका आंसर हमें आसानी से मिलेगा। लेट्स सपोज आप यहाँ से गए किसी के पास, ओनर के पास, आपने बोला इसको 1 साल में आपका राइस कल्टीवेशन कितना हुआ, बोल के आपको क्या है मेरे साथ, मैं नहीं बताऊंगा। मतलब ऐसे भी रेस्पोंडेंट्स है हमारे कंट्री में जिनको लगता है शायद अगर मैं इनको बता दूं ये पूरा खा जाएगा, पूरी लैंड ही खा जाएगा। नहीं, हमें नरमी, सॉफ्ट दिल और ज़बान को थोड़ा सा लो रख के मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं जिनका आंसर हमें मिल सके, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चंस क्या क्या होने चाहिए, एक क्लियर क्वेश्चंस होने चाहिए एंड ब्रीफ होने चाहिए और नॉन ऑफेंडिंग होने चाहिए एंड क्या होने चाहिए, अनएम्बिग्यूअस, उनमें कोई शैतानगी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हमें जब हम क्वेश्चन बनाएंगे, एक तो क्लियर होना चाहिए और ब्रीफ होना चाहिए, ऑफेंडिंग नहीं होना चाहिए कि मैं ऑनर से पूछ रहा हूँ वो ऑफेंड हो गया और भाग गया, डेटा ही नहीं दिया, ठीक है। मतलब जैसे उनको आप पे ट्रस्ट होगा ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछने। इसके लिए हमें कौन से इनमरेटर्स सिलेक्ट करने हैं, जो स्किल्ड होंगे, जिनके पास टेक्निक्स होंगी, वो यहाँ पे काम आएंगे। अनस्किल्ड यहाँ पे काम नहीं आएंगे। सर्वे में अनस्किल्ड इनमरेटर्स, अनस्किल्ड पर्सन्स काम नहीं आएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा, जिनको पता होगा, जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, स्किल होगा, वो यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चनियर के दो टाइप्स है। एक है इंटरव्यू मेथड और एक है मेल्ड क्वेश्चनियर। अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। देखो, जो इंटरव्यू मेथड है ना, यहां पे जो इन्वेस्टिगेटर है वो डायरेक्टली कहां जाएगा, गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, ठीक है। जो इंटरव्यू मेथड है यहाँ पे डायरेक्टली जो इन्वेस्टिगेटर होगा, इनमरेटर होगा, वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, हाउस टू हाउस, एंड क्वेश्चन आस्क करेगा 1 by 1 एंड फिल्स अप द क्वेश्चन कि जो उसके पास क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, वो एक एक करके हर एक घर में जाके वो फिलअप करेगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मेलर जो होता है ना, मेलर आपको पता होगा, गूगल फॉर्म्स या सम अदर मटेरियल्स जो ऑनलाइन होगा। बेसिकली दिस इज ऑनलाइन सिस्टम। आपने देखा होगा जब आपको कहीं पे गूगल फॉर्म दिया जाता है, आपको वहाँ पे नाम, ईमेल और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नंबर, नाम, ईमेल और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी कभी एज भी पूछे जाती है। मतलब ऐसे हम मेल क्वेश्चनियर तब हम रेडी करते हैं जब पॉसिबल नहीं होगा कि हम हर एक पर्सन के पास जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज किसी का प्रोजेक्ट चल रहा है कॉलेज का, वो क्या करता है, वो क्वेश्चनियर बनाता है। कौन सा क्वेश्चन, वो तो थोड़ी ना, देखो कॉलेज प्रोजेक्ट्स मोस्टली होते हैं सेकेंडरी डेटा पे, जो ऑलरेडी डेटा होता है, एंड फिर वो क्वेश्चनियर बनाते हैं। क्वेश्चनियर प्राइमरी में भी बनते हैं, सेकेंडरी में भी बनते हैं, याद रखना। बट क्वेश्चनियर वहाँ पे भी बन जाता है जहाँ पे हमारे पास टाइम कम होगा, तो हर किसी को हम मेल करेंगे, वो शेयर कर देते हैं, वहाँ से ज़्यादा हमें रेस्पॉन्स मिल सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमारे साथ मतलब मोस्टली ज़्यादा ये मिल सकती है। और जो मेल क्वेश्चनियर है ये लेस कॉस्टली है, ये तो आपको पता ही होगा। ये मोर कॉस्टली है क्योंकि हमें घर पर घर जाना है और
इसमें क्या है, इसमें मोस्टली नॉन रेस्पोंडेंट्स का ज़्यादा चांसेस है कि मैंने देख लिया, मैंने इग्नोर कर लिया। यहाँ पे तो हम हर किसी इंसान के पास जाएंगे तो मोस्टली यहाँ पे चांसेस कम है, नॉन रेस्पॉन्ड मतलब क्वेश्चंस के आंसर मिलने के चांसेस कम है। यहाँ पे क्वेश्चंस के मिलने ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। ठीक है, यहाँ पे कम क्यों है? क्योंकि अगर मेरे पास कोई गोल फॉर्म है, मैंने देख लिया ये सर्वे, मैंने उसको स्किप कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो वहाँ पे इसका चांसेस, क्वेश्चंस का चांसेस मतलब क्वेश्चनियर का चांस होता है कम फिल करने का। ठीक है ना, अब हम नॉन रिस्पोंडेंट्स को टैकल कैसे करेंगे, ये हमारे पास नंबर 7 है, नॉन रेस्पोंडेंट्स। ठीक है, देखो जो हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम है वहाँ पे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमारा डेटा इनकम्प्लीट रह जाएगा, मतलब क्वेश्चनियर इनकम्प्लीट रह जाएगा। ठीक है, अगर हम अब ऑफलाइन की बात करेंगे, इंटरव्यू की बात करेंगे, वहाँ पे चांसेस क्या है, ज़्यादा है क्वेश्चनियर फिल करने के लिए। ठीक है, या अगर नॉन रेस्पोंडेंट्स हम इनको भी बोल सकते हैं जो सिंपली क्वेश्चनियर फिल करने के लिए रिफ्यूज़ करते हैं। ठीक है, या दे रिफ्यूज टू गिव दिस सर्टेन इंफॉर्मेशन। ठीक है, व्हेन इन्वेस्टिगेटर कंटेक्टेड देम। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो डेटा है वो कलेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए जो नॉन रेस्पोंडेंट है, इनसे इनको उस वे में बात करना है कि ये आराम से आपका ट्रस्ट जीत पाएंगे। तो आपको ये फिर, क्योंकि बहुत बड़ा काम है सर्वे में, ये बहुत बड़ा काम है। हम भी गए थे एम्स डेटा लेने, वहाँ पे दिया ही नहीं, बोला पहले मेल कराओ कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से मेल कराओ। हम एम्स दिल्ली गए थे डीओ की तरफ से, तो हमने बोला था कि उनको कि डीओ की तरफ है हमें डेटा चाहिए, किसका, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का। उन्होंने दिया ही नहीं, बोला इसमें बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, टाइम भी कम था। तो मतलब ऐसे ऐसे हो जाता है, हर किसी के साथ ऐसा ऐसा हो जाता है। अब जो मतलब फॉर एग्जांपल कोई यहाँ हमारी मॉस्पा है या कोई और डिपार्टमेंट है, स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है ब्लॉक लेवल पे, उनको तो डेटा दिया जाएगा क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है, उनको पता है कि ये काम इसीलिए करते हैं। और जो हम स्टूडेंट्स हैं, हमें डेटा जो प्राइमरी डेटा है वो मिलने के लिए वो मिलना बहुत कम है। सी, अगर बड़ी गाड़ी में ऑफिसर्स कोट पैंट पहन के किसी विलेज में जाएंगे, लेट सपोज बिहार विलेज में गए, तो उनको लगेगा कि कोई ऑफिसर आ गया, तो वो आराम से सब कुछ दे देंगे। अब अगर मेरे जैसा इंसान कोई जाएगा तो मैं बोलूँगे हम तेरे को क्यों देंगे। मतलब ऐसे नॉन रेस्पोंडेंट ऐसे भी होते हैं, और कोई रेस्पोंडेंट ऐसा होता है वो मारने पे आ जाता है। मूवीज़ में भी देखा होगा, रियल लाइफ में भी देखा होगा। तो मतलब इनसे टैकल करने के लिए, नॉन रेस्पोंडेंट्स को टैकल करने के लिए क्लियर ब्रीफ ये सब क्वेश्चंस और आराम से सॉफ्ट वे में बात करना पड़ता है। ठीक है, नाउ नंबर 8 पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर सैम्पलिंग डिज़ाइन। अब इसका मतलब क्या है, द साइज ऑफ द सैंपल वो हमारे पास क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, ये तो आपको पता ही है। हम ऐसे डिज़ाइंस को तैयार करते हैं जो हमारे सैंपल सिलेक्शन में काम आते हैं। ठीक है, और रिलायबल एस्टिमेट्स हमारे पास दे देते हैं। एक सैम्पलिंग प्लान होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं तब हमारे पास नंबर ऑफ प्लान्स होने चाहिए। ठीक है, इतने प्लान्स अवेलेबल होने चाहिए हमारे पास जब हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। वो हमें क्या देता है, गुड एंड रिलायबल एस्टिमेट्स, रिलायबल एंड गुड एस्टिमेट्स जब हमारे पास नंबर ऑफ डिज़ाइंस होंगे। ठीक है, तब हमारे पास रिलायबल एंड गुड एस्टिमेट्स वो देगा। ठीक है, नाउ नंबर 9 पॉइंट,
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फील्ड वर्क, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फील्ड वर्क। इसमें क्या हो, जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमारे पास वहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए? एक होनी चाहिए स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड, टेक्निकल, ये सब लोग हमारे पास वहाँ होने चाहिए, तभी तो हम सर्वे कर सकते हैं। अनस्किल्ड क्या करेगा? उसको तो कुछ पता ही नहीं होगा कि डेटा कैसे कलेक्ट करना है। तो मतलब यहीं पे जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, टेक्निकली गुड होंगे, स्किल्ड होंगे, वो पर्सन्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं, और वो भी फील्ड में, ठीक है, और वो भी फील्ड में। और इनको पता होना चाहिए कि मेजरमेंट कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कलेक्शन मेथड्स क्या क्या है, कौन सा फ्रेम यूज़ करना है, कौन सा प्रीटेस्ट यूज़ करना है, कौन सा एरिया लेना है। प्रीटेस्ट मतलब होता है एक एरिया को हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं, वो सब इनको पता होना चाहिए, ठीक है, वो सब इनको पता होना चाहिए, ठीक है। देन एट द एंड नंबर 10 पॉइंट इज समरी एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। समरी एंड, अगर आपको कोई ये पूछेगा प्रीटेस्ट क्या होता है, इट्स ए स्मॉल एरिया विच इज बीन सिलेक्टेड, स्मॉल एरिया या स्मॉल पोर्शन। समरी एंड एनालिसिस हम कैसे करेंगे? दिस इज दी, जब हमारे पास वो 9 पॉइंट्स हो गए, डेटा भी कलेक्ट किया, फ्रेम भी था, डेटा अच्छे से कलेक्ट हो गया, सब कुछ हो गया, देन लास्ट में हम क्या करेंगे? डेटा तो रॉ फॉर्म में होगा, उसको हम कैसे करेंगे? क्लीन करेंगे, मतलब एडिटिंग करेंगे कि कहीं पे कोई चीज़ 2 बार तो नहीं है, डुप्लीकेट तो नहीं हुआ है, या कोई मिस तो नहीं हुआ है, या कोई ऐसे हम देखेंगे कि जो हम क्लीन करेंगे डेटा, तो हम एक सीक्वेंस में डेटा को क्लीन करेंगे, ठीक है। राइस प्रोडक्शन इतनी है इस एरिया में, इस ओनर के पास इतना है, देन वीट प्रोडक्शन इस ओनर के पास इतना है, दूसरे ओनर के पास इतना है, ये एक सीक्वेंस में हम रेडी करेंगे, ठीक है। फिर उसी को टैबुलेट करेंगे, मतलब टैबुलेट इन दी यहाँ ग्राफ्स में, चार्ट्स में, कि कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, ये भी हम टैबुलेशन से हमें पता चलेगा। देन उस पर एनालिसिस करेंगे कि लास्ट ईयर कितना था और इस साल कितना है, कि अगले साल क्या होगा, ये भी हम पता कर सकते हैं। देन फिर हम कंक्लूजन में ये सारी बातें लिखेंगे। मतलब यहाँ पे 4 पॉइंट्स आएंगे हमारे पास। कौन कौन से 4 पॉइंट्स आएंगे? कौन कौन से 4 पॉइंट्स आएंगे? पहला आएगा एडिटिंग ऑफ डेटा या क्लीनिंग ऑफ डेटा, और क्लीनिंग ऑफ डेटा। नंबर 2 आएगा टैबुलेशन ऑफ डेटा, टैबुलेशन ऑफ डेटा। एंड नंबर 3 आएगा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। नंबर 4 आएगा कंक्लूजन्स। ये 4 चीज़ें आपको एनालिसिस पार्ट में याद रखना है, मतलब समरी एंड एनालिसिस में। जब हमने डेटा किया तो डेटा हमने ले लिया, उस पर हम क्या करेंगे? उस पर तो यही काम करेंगे। मतलब डेटा क्लीनिंग का मतलब यही होता है कि हमें एक, और जो रॉ डेटा है उसको एक फॉर्मेट में, एक सीक्वेंस में हम उसको रेडी करेंगे, ठीक है, स्क्रैनेटाइजर करेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे STRUNITISED, स्क्रैनेटाइजर। डेटा क्लीन को ये भी बोलते हैं हम। टैबुलेशन ऑफ डेटा, चार्ट्स, बार ग्राफ्स। यहाँ पे चार्ट्स में आएगा पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, हिस्टोग्राम, एटस्ट्रा एटस्ट्रा, ठीक है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हम क्या करेंगे कि लास्ट ईयर को देख के, पास्ट को देख के फ्यूचर हम डिसाइड करेंगे। पास्ट को देख के हम फ्यूचर के बारे में भी बता सकते हैं, ठीक है, एनालिसिस कर सकते हैं, एक इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं। फिर कंक्लूजन्स में हम क्या करेंगे? एक रिपोर्ट रेडी करेंगे, ठीक है। फिर उस रिपोर्ट से हम क्या क्या पता कर सकते हैं कि जब हमने एक रिपोर्ट रेडी कर लिया, रिपोर्ट से हमें एक आइडिया मिलेगा कि लास्ट ईयर कितना था, इस साल कितना है, अगले साल कितना होगा।
ठीक है, एक ओवरव्यू हमें मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ये है पूरा हमारे पास। ठीक है, ये पूरा है हमारे पास। ठीक है, नाउ इसके बाद जो चैप्टर अब स्टार्ट होगा, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाउ फ्रॉम हियर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, डेटा में एक कंसेप्ट है डेटा एफिशिएंसी। व्हाट्स मीन बाय डेटा एफिशिएंसी? डेटा एफिशिएंसी का मतलब क्या है? डेटा एफिशिएंसी का मतलब है कि कितना एफिशिएंट है डेटा, कितना एफिशिएंट है। ये कैसे हमें पता चलेगा? जब हमारे पास डेटा में जब हम वेरिएंस निकालेंगे, लेट सपोज टी हमारे पास, हमने एक एस्टिमेट बनाया टी, अगर इसका वेरिएंस लेस हुआ तो डेटा जो होगा वो मोर एफिशिएंट होगा, वो मोर एफिशिएंट होगा। अगर वेरिएंस ज़्यादा हुआ तो डेटा लेस एफिशिएंट होगा। इसका मतलब क्या है? वेरिएंस का मतलब क्या है? अगर हमारे डेटा में वेरिएशन ज़्यादा है, डेटा में वेरिएशन ज़्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे? डेटा लेस एफिशिएंट, तो हम उस पर अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर वेरिएंस बहुत कम है तो हम उस पर अच्छे से काम कर पाएंगे, क्योंकि वेरिएशन बहुत कम है, तो डेटा मतलब हमारा सही है। ठीक है, तो डेटा हमारा सही है। ठीक है, अच्छा, वेरिएंस कम होने की वजह से क्या होगा? डेटा एफिशिएंट है तो कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये कंसिस्टेंसी किस में होगी? जो हमने एक एस्टिमेट लिया है इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी, ये एफिशिएंट ज़्यादा होगा। ठीक है, ये आप पढ़ोगे, बस फिलहाल आप याद रखना। ठीक है, फिलहाल आप ये याद रखना। और अगर हमारे पास एरर है डेटा में, अगर हमारे पास डेटा में एरर है, इस एरर को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? इस डेटा के एरर को कम करने के लिए हम सैंपल साइज बढ़ाते हैं, मतलब n बढ़ाते हैं। ठीक है, सी, अगर मेरे पास ये डेटा है, ठीक है, अगर मेरे पास ये डेटा है किसका? लंग कैंसर का, इसमें एरर आया 1.05, लेट सपोज इज एरर 1.05। अब हमें इस एरर को कम करना है, हम क्या करेंगे? हम लंग कैंसर पेशेंट्स को ऐड करेंगे, ऐड मोर पेशेंट्स। तो जहाँ वहाँ पे हम एवरेज कुछ निकाल के डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगा के ये कम हो जाएगा। ये लेट सपोज 1.05 से 0.31 आ गया, तो कितना कम हो गया? लेट सपोज, तो मतलब जब हमें एरर कम करना होगा हम सैंपल साइज को बढ़ाते हैं। ठीक है, हम सैंपल साइज को बढ़ाते हैं। नाउ अब हमारे पास जो काम है, एंड रिमेंबर, जब भी हम सर्वे करते हैं वहाँ पे 5% मार्जिन ऑफ एरर अलाउड होता है। मतलब इसका मतलब है अगर हमारे सर्वे में कुछ एरर है वो 5% से कम है तो हम उसको नेगलेक्ट करते हैं। ठीक है, हम इसको नेगलेक्ट करते हैं, मतलब ये चलता ही चलता है। अगर उससे ज़्यादा हो तो हमारा पूरा सर्वे खराब हुआ। दिस इज़ यूनिवर्सल कि 5% सर्वे में अलाउड है एरर। ठीक है, नाउ व्हाट इज पैरामीटर एंड स्टेटिस्टिक? ठीक है, व्हाट्स पैरामीटर एंड स्टेटिस्टिक? ठीक है, आपको पता होगा ये मेरे पास एक पॉपुलेशन है, ये इसका एक पोर्शन है जिसको मैंने सैंपल कहा है। ठीक है, सी, अगर ये पॉपुलेशन के स्टेटिस्टिकल कॉन्स्टेंट्स है हमारे पास, लेट्स सपोज इनमें है मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। पॉपुलेशन मीन को हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉपुलेशन वेरिएंस को हम कैपिटल S² से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन को हम
अंडर रूट ऑफ कैपिटल एस स्क्वायर और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कैपिटल पी से, ठीक है। और प्रोपोर्शन किसके बराबर होता है, एक्स बाई एन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको पता है, वेरिएंस भी पता है। इन सब कॉन्स्टेंट्स को हम बोलते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। मतलब दीज आर द फंक्शंस ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। समझ आ गया कि पैरामीटर हम किसको बोलते हैं, कि जो भी स्टैटिस्टिकल कॉन्स्टेंट्स है किसके, पॉपुलेशन के, जो ये पैरामीटर है यही फिर एस्टिमेट बनेगा, इसी को हमें एस्टिमेट करना है। वो किसकी हेल्प से हम करेंगे, इस स्टेटिस्टिक की हेल्प से हम इस पैरामीटर को एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। एंड व्हाट स्टेटिस्टिक से यहाँ से अगर हमें पता चला होगा कि पॉपुलेशन के स्टेटिस्टिकल कॉन्स्टेंट्स को हम बोलते हैं पैरामीटर, और जो ये सैंपल है इसके कॉन्स्टेंट्स को हम बोलेंगे स्टेटिस्टिक। मतलब कॉन्स्टेंट्स ऑफ सैंपल, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स ऑफ सैंपल, और वी कैन से फंक्शन ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ सैंपल। आई होप कि यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे मीन को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे एक्स बार से, वेरिएंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे स्मॉल एस स्क्वायर से, और प्रोपोर्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल पी से, और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे अंडर रूट ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर। दीज आर द स्टैटिस्टिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ सैंपल। स्टैटिस्टिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ सैंपल की वजह से हम एस्टिमेट करेंगे पैरामीटर, इनकी वजह से हम एस्टिमेट करेंगे किसको, पैरामीटर को। मतलब अगर हमें म्यू एस्टिमेट करना है तो हम किसकी हेल्प से करेंगे, एक्स बार की हेल्प से करेंगे। अगर हमें कैपिटल एस स्क्वायर तो हम स्मॉल एस स्क्वायर से करेंगे। फिर हम देखेंगे आगे कैसे हम इसको एस्टिमेट करेंगे, ठीक है, ठीक है। और ये कैसे होगा, सी अगर आपको ऑलरेडी गिवन है कि पॉपुलेशन का मीन 45 आया है, ठीक है। अब आपने इसी पॉपुलेशन से सैंपल एक ले लिया, उसका मीन भी अगर 45 आ गया तो हम बोलेंगे सैंपल इज ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। यहाँ हम बोलते हैं इसी चीज़ को अनबायस्ड एस्टिमेटर। ये हम एक एस्टिमेटर की हेल्प से निकालते हैं सैंपल मीन जो होता है, इसका एक एस्टिमेटर बनाते हैं हम, उसकी हेल्प से हम पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करते हैं, मतलब पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर फ्रॉम एरर। व्हाट्स एरर, सैम्पलिंग एरर होता है क्या है वो हम देखेंगे। देन सैम्पलिंग एरर के टाइप्स, मतलब एरर के टाइप, सैम्पलिंग एरर एंड नॉन सैम्पलिंग एरर, एंड देन वी विल प्रोसीड अहेड, ठीक है। फिर हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, मिक्सड सैम्पलिंग, SRS, WR, SRS, WR, ये सब हम अब आगे देखेंगे। अब हमारा मेन जो चैप्टर है वो स्टार्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय।